नमस्कार। 12 मई को सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में उन्होंने कोविड से संबंधित देश में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में कुछ सुझाव दिए थे और इन सुझावों को देते हुए इसे एक ऐसा लेटर बना दिया गया था कि जैसे ये पूरे विपक्ष का प्रतिनिधि लेटर बन गया हो। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के साइन थे, शरद पवार के साइन थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साइन थे, ममता बनर्जी के साइन थे, एमके स्टालिन जो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनके सिग्नेचर थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सिग्नेचर थे, फारूक अब्दुल्ला के, अखिलेश यादव के, तेजस्वी यादव के, डी राजा के और सीताराम येचुरी के सिग्नेचर थे। इस पत्र को इस तरीके से पेश किया गया था कि जैसे देश का पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री से कोई अपील कर रहा हो। और इसके बाद तमाम तरह की मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आने लगी कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके लिए विपक्ष की तैयारी शुरू हो गई है यूपीए थर्ड बनाने की। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे नाम रह जाते हैं जिनके बिना किसी भी तरह का गठबंधन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ बनता हुआ नज़र नहीं आता है। जैसे जगन मोहन रेड्डी हैं और टीआरएस के केसीआर हैं, इसके अलावा नवीन पटनायक हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, मायावती हैं। ये सब लोग इनके साथ नहीं आते हैं, सबके अलग अलग रीजन हैं। और जब तक इन सब को यूपीए का पार्ट नहीं बनाया जाएगा तब तक संभव नहीं है कि एनडीए को चैलेंज करा जा सके। इन सब नेताओं की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। ये अपनी अपनी मजबूरी की वजह से साथ में आने के लिए तैयार रही नहीं हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस या किसी भी ऐसे अलायंस के जो एनडीए या बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा हो। इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले बात करते हैं मायावती की। जो पत्र 12 मई को सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा था वो एक यूपीए की चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने लिखा था। लेकिन इससे पहले 2 मई को एक पत्र उन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने कांग्रेस की तरफ से कुछ सुझाव दिए थे और कुछ और उसमें विरोधी दलों के सिग्नेचर थे, उसमें मायावती का सिग्नेचर था। लेकिन 12 मई वाले लेटर पर मायावती का सिग्नेचर नहीं था। शायद मायावती को उनके जो साथी हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उन्होंने ये सलाह दी होगी कि हमें इस तरह के अलायंस में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें कांग्रेस शामिल हो। क्यों? इसकी खास वजह है, कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा परेशान मायावती को किया है। प्रियंका गांधी जब से पार्टी की महासचिव बनी हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हैं तब से वो लगातार दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, इन सब को हड़पने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और इस चीज़ से मायावती को बहुत कोफ्त होती है। यही वजह है कि मायावती कांग्रेस से बिल्कुल अलग राह चुनती हैं। अब देखिए उनके 4-5 विधायक बने थे राजस्थान में, वहाँ अशोक गहलोत ने उनके सारे विधायकों को तोड़कर अपनी ओर मिला लिया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी उनके बसपा के कई नेताओं को कांग्रेस ने अपनी तरफ मिला लिया। तो इसकी वजह से मायावती कतई भी इस यूपीए का पार्ट नहीं हो सकती जिस यूपीए की कल्पना अब विरोधी दल कर रहे हैं 2024 के लिए। वैसे इस यूपीए की जो कल्पना है वो 2 साल पहले लगभग ये कुछ दूसरे दल भी कर रहे थे। कुछ और दल ऐसे थे जो इससे अलग चल रहे थे, जैसे कि ममता बनर्जी। 2 साल पहले तक ममता बनर्जी भी इसका पार्ट बनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेन किया पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी को हराने का प्रयास किया और उन्हें चित करने की कोशिश की, तो उस समय से ममता बनर्जी अब यूपीए की तरफ आने के लिए आकर्षित हो रही हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस चिट्ठी पर साइन कर दिए। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो इस लिस्ट में जब तक नहीं आएंगे तब तक यूपीए का कोई बड़ा वजूद नहीं बनता है। देखिए मैं कुछ स्टेट्स के नाम आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें उन दलों की सरकारें हैं जिनमें बीजेपी शामिल नहीं है या पर बीजेपी के विरोधी दलों की सरकारें हैं। और 543 लोकसभा सीटें जो टोटल हैं उनमें से 214 लोकसभा सीटें इन्हीं स्टेट से आती हैं।
अगर ये सारे के सारे स्टेट्स एक साथ मिल जाएं तो सारा सीन पलट सकता है। लेकिन इस लिस्ट में कुछ नाम शामिल क्यों नहीं है? कुछ नाम शामिल नहीं है। उड़ीसा का नाम शामिल नहीं है, तेलंगाना का नाम शामिल नहीं है, आंध्र प्रदेश का नाम शामिल नहीं है। यहाँ पर भी बीजेपी के विरोधी दलों की सरकारें हैं, मतलब ऐसे दलों की सरकारें हैं जो गैर भाजपाई हैं या एनडीए का पार्ट नहीं है। लेकिन समय समय पर इन तीनों ही स्टेट्स में सरकार चलाने वाली पार्टियां एक एक्सटेंडेड एनडीए बनकर रह जाती हैं। देखिए, समय समय पर कई मैसेज ऐसे मिले हैं कि इन सब दलों को एक्सटेंडेड एनडीए का रूप दिया जाता रहा है। बात करते हैं जगन मोहन रेड्डी की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जब से वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में आई है तब से इन्होंने हर चुनाव को डोमिनेट किया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, उपचुनाव हों, सब में इन्होंने सबको क्लीन स्वीप कर दिया है। और जगन मोहन रेड्डी को बीजेपी के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। जगन मोहन रेड्डी कई बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और कई मुद्दों पर उनकी पार्टी ने समर्थन करा है एनडीए का। जैसे 3 तलाक का जब बिल आया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने वाला बिल आया, फार्म बिल आया, इन सब मुद्दों पर वाईएसआर कांग्रेस ने साथ दिया एनडीए का। कुछ इसी तरह से नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक के प्रति नरेंद्र मोदी के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्हें बड़े सम्मान के साथ वो बात करते हैं। और जब पिछली बार लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे उड़ीसा में, तो नवीन पटनायक के प्रति बीजेपी ने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा था। कोई एग्रेसिव कैंपेन वहाँ पर नहीं किया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, इस तरह की कोई बात नहीं की थी। और नवीन पटनायक विदेश से पढ़े लिखे हैं, बड़े सीजेंड नेता हैं और वो बड़े कूल होकर राजनीति करते हैं। अभी बताया जाता है कि जब ये चिट्ठी लिखी जा रही थी प्रधानमंत्री को, इसके लिए भी उनसे संपर्क किया गया था नवीन पटनायक से कि आप इस पर सिग्नेचर कर दें, लेकिन उन्होंने कहा था आई एम वेरी सॉरी। उन्होंने सॉरी कहकर इस पर चिट्ठी पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। तो नवीन पटनायक भी इस यूपीए का पार्ट किसी तरह से हो नहीं सकते। इसके अलावा टीआरएस के बारे में, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो तेलंगाना में सत्ता चला रही है, उसकी भी स्थिति कुछ ऐसी है जैसी जगन मोहन रेड्डी की। वन साइडेड इन्होंने सब चीज़ों को डोमिनेट किया है। और केसीआर जो उसके मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने बीजेपी कोई राइवल नहीं है। उसके सामने राइवल है वहाँ पर टीडीपी, असदुद्दीन ओवैसी या फिर कांग्रेस। कुछ ऐसी ही स्थिति जगन मोहन रेड्डी की है। वहाँ भी उनके सामने बीजेपी राइवल नहीं है, उनके सामने चंद्रबाबू नायडू चैलेंज हैं, टीडीपी के नेता या फिर कांग्रेस। और चंद्रबाबू नायडू कभी एनडीए का पार्ट हुआ करते थे, आज यूपीए का पार्ट हैं। तो इसीलिए शायद चंद्रबाबू नायडू जहाँ रहेंगे उस पलड़े में तो ना तो जगन मोहन रेड्डी जाएंगे, ना ही वहाँ पर टीआरएस जाएंगे। और बीजेपी ने पिछले दिनों नगर निगम का जो चुनाव हुआ था हैदराबाद का, उसमें ज़रूर एग्रेसिव कैंपेन किया था, लेकिन वहाँ भी उन्होंने केसीआर पर आरोप प्रत्यारोप नहीं किए थे। उस तरह का एग्रेसिव कैंपेन नहीं था कि उससे केसीआर को नाराज़गी हो जाए और वो अपना मूड ऑफ कर लें। तो यही वजह है कि वो भी समय समय पर अपना रुख कुछ इस तरह का दिखाते रहते हैं कि वो ना यूपीए में हैं ना वो एनडीए में हैं, लेकिन जब मौका पड़ता है तो एनडीए का साथ देने से वो चूकते नहीं हैं। दूसरी ओर साउथ के ही एक प्रमुख स्टेट तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, जहां पर स्टालिन अभी मुख्यमंत्री बने हैं, डीएमके के नेता, उनकी तो मजबूरी है, कांग्रेस के साथ वो अलाइज थे तो सिग्नेचर करना उनकी मजबूरी थी। इसके अलावा उनके सामने जयललिता की पार्टी मुख्य फोर्स है, तमिलनाडु में मुख्य विरोधी है उनका, और जयललिता की पार्टी इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। तो इसी वजह से स्टालिन का सिग्नेचर कर देना तो बनता है। और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तो कांग्रेस के साथ हैं ही, पहले भी साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं मिलकर। हेमंत सोरेन के नाम से याद आया कि हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों कुछ प्रधानमंत्री को लेकर अजीबोगरीब टिप्पणियां की थी। और जब प्रधानमंत्री ने उनसे पिछले दिनों टेलीफोन पर बात की थी, मेरे ख्याल में ये 7 मई के आसपास की बात है, जब प्रधानमंत्री ने कोविड के बारे में उनसे बात की थी, तो हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही, मेरी तो कुछ सुनी ही नहीं। और उनके इस ट्वीट को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आई थी। सबसे कड़ी प्रतिक्रिया उसमें दी थी जगन मोहन रेड्डी ने। जगन मोहन रेड्डी ने
उनके ट्वीट को कोट करते हुए ये कहा था कि मैं आपको हेमंत सोरेन, आपको मैं अपना भाई मानता हूँ और ऐसे वक्त में मैं इस तरह की राजनीति की आपसे उम्मीद नहीं करता। राजनीति का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस समय प्रधानमंत्री का साथ इस लड़ाई में देना चाहिए। तो यहाँ से स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन तो अलग लाइन पर चल ही रहे हैं, लेकिन जगन मोहन रेड्डी वो बीजेपी से या नरेंद्र मोदी से अलग नहीं हैं और समय पड़ने पर उनके साथ ही खड़े हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी के यूपीए थर्ड का नेतृत्व करने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं और शिवसेना के नेता संजय राउत तो लंबे समय से, कई महीने से ये कहते फिर रहे हैं कि शरद पवार को आगे आना चाहिए और 17 साल से सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन हैं, अब उनके स्थान पर किसी दूसरे को आगे लाया जाना चाहिए। तो अभी जो अरविंद केजरीवाल का जिक्र इसमें रह गया, अरविंद केजरीवाल भी इसमें साथ नहीं आएंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 2022 में पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ना है और वहाँ उन्हें कांग्रेस से ही पंगा लेना है। तो वो तो बिल्कुल अलग इससे हैं ही, वो ऐसी चिट्ठियों विट्ठियों पर साइन नहीं करते और उनका तरीका है कि वो बीजेपी को अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। तो अब फिलहाल ये जो लोग आकलन कर रहे हैं कि 12 मई को जो ये चिट्ठी लिखी गई, इसके बाद सारे जितने भी विरोधी दल हैं इन सब का एक धड़ा बन सकता है और यूपीए थर्ड का स्वरूप सामने आ सकता है। उस दिन का टेलीग्राफ उठा के देखे जिस दिन ये चिट्ठी लिखी गई थी 12 मई को, अगले दिन 13 मई का जो टेलीग्राफ है कोलकाता का मशहूर अखबार, उसकी हेडलाइन देखिए कि पूरे विपक्ष ने पूछा प्रधानमंत्री से कि कोविड पर आप क्या कर रहे हैं। जबकि पूरे विपक्ष का क्या स्वरूप है वो मैंने अपने इस वीडियो में स्पष्ट कर दिया। आशा है आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो जब मैं लाइव आता हूं तो आप मुझसे नहीं जुड़ पाएंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।